नमस्कार, मैं महेश कुमार। पिछली वीडियो में मैंने आपको आंद्रे मारिया एम्पियर के बारे में बताया था। उनका बालपन, उनका पढ़ाई और उनका पढ़ाने का तरीका, इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी। इस वीडियो में मैं आपको उनके उनके जीवन के बारे में आगे की जानकारी दूंगा। मुझसे जुड़े रहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। आंद्रे मारिया एम्पियर, उनका जीवन सन 1789 तक तो अच्छा चला। बाद में फ्रेंच राज्य क्रांति मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, तब उनका जीवन थोड़ा सा खड़तर बन गया और उनके जीवन में जो खुशहाली थी वो चली गई। सन 1791 में उनके पिताजी को जस्टिस ऑफ पीस, ये लीगल पदवी बहाल की गई। जो बागी लोग थे उन्होंने उनको डिप्यूट किया और उनका सम्मान किया। आगे चल के सन 1792 में उनकी बहन, उनकी बड़ी बहन जो होती है, उनकी मृत्यु होती है उनका, और उसका झटका उनको लगता है। सन 1793 में उनके जो पिताजी है उनको जेकब रिवॉल्यूशन, ये जो संगठना रहती है, बागी लोग रहते हैं, उन्होंने उनको गिलेटिन मेथड से मार डाला। मतलब उनकी जो हेड, उनका सर कलम कर दिया गया। तो एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी उनके लाइफ में। और आगे चल के यही बागी सन 1794 में जो रसायन शास्त्र में शास्त्रज्ञ थे, एंथोनी लावाशिए, उनका भी गिलेटिन मेथड से सर कलम कर देते हैं और इसका भी बड़ा झटका एम्पियर को लगता है। तो अपने पापा को खो देने के बाद, अपनी बहन को खो देने के बाद इनका लाइफ थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। उनको इमोशनली बहुत बड़ा झटका लगता है। तो एक साल तक ये कुछ कर नहीं पाते, ये पढ़ाई कर नहीं पाते, कुछ रिसर्च नहीं कर पाते। तो ये जो फेज़ है उनका, वो बहुत बुरा फेज़ था। उनके जीवन में अच्छा फेज़ 1800 में, सन 1800 में शुरू हुआ। 1800 में एक क्रांतिकारी घटना घटी फ्रांस में। अलेसैंड्रो वोल्टा नामक एक शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल बैटरी तैयार की। तो उसमें उन्होंने स्टडी इलेक्ट्रिक फ्लो, स्टडी इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में खोज की और उसका सिद्धांत उन्होंने जग जाहिर किया। तो ये थोड़ी सी प्रेरणा उनको मिलती है एम्पियर को। कुछ समय जाने के बाद सन 1820 में जो शास्त्रज्ञ थे ऑर्स्ट्रेड, उन्होंने हांस क्रिश्चियन ऑर्स्ट्रेड, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बहुत खोज की थी और एक सिद्धांत उन्होंने लिखा था और प्रयोग भी किया था कि किसी भी वायर में अगर विद्युत की शक्ति प्रवाह की जाए तो उसके अराउंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है और उस फील्ड की वजह से किसी भी कंपास की नीडल हिल जाती है। तो इसके लिए किसी भी चुंबक की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक उन्होंने ऐसा सिद्धांत और एक प्रयोग सक्सेसफुल कर दिखाया। तो ये जो प्रयोग है, इसकी वजह से आंद्रे मारिया एम्पियर को बहुत प्रेरणा मिली। तो उन्होंने वो डिसाइड किया कि आगे चल के इसमें वो ज़्यादा रिसर्च करेंगे। तो उनकी जो रिसर्च की जो गोल्डन जर्नी है, यहाँ से शुरू हो जाती है। तो इसी साल में 1820 में सितंबर महीने में उन्होंने 2 वायर लिए, इलेक्ट्रिकल वायर लिए, उनमें विद्युत प्रवाह की और समांतर अंतर पे रखा और उन्होंने प्रूव किया अगर विद्युत प्रवाह एक दिशा में बहती है तो ये दो वायर में आकर्षण निर्माण होता है, और अगर विद्युत प्रवाह रिवर्स डायरेक्शन में अगर बहती है तो उसमें प्रतिकर्षण निर्माण होता है।
और वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, उसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो एक बड़ी उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की और आगे चलकर उन्होंने ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तैयार होती है इसके लिए कोई भी चुंबक की ज़रूरत नहीं होती, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फील्ड का हम एक मेजरमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया। तो उसको इस सिद्धांत को एम्पियर सर्किटल लॉ भी बोलते हैं। तो एक फार्मूला भी उन्होंने दिया, नेबला इंटू बी इज इक्वल टू म्यू रो इंटू जे। तो इसमें बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड होती है और जे मतलब करंट डेंसिटी होती है। बट एक कांस्टेंट करंट के लिए उन्होंने ये प्रूव किया था। ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है विज्ञान युग में, क्योंकि इसका उपयोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसका उपयोग आज भी अगर हम कुछ डिज़ाइन करते हैं, अगर माने हम मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर डिज़ाइन करते हैं या जनरेटर डिज़ाइन करते हैं, तो इसके लिए भी ये मैग्नेटिज्म का उपयोग और एम्पियर सर्किटल लॉ का उपयोग किया जाता है। इसमें ये सर्किटल लॉ में थोड़ी सी कमियां थी, ये कांस्टेंट करंट के लिए था। बट आगे चल के जो जेम्स मैक्सवेल एक शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने नो कांस्टेंट करंट के लिए और वेरिएशन के लिए भी उन्होंने एक फार्मूला मॉडिफाई किया, जो एम्पियर के फार्मूला को मॉडिफाई करते हुए उन्होंने बनाया। तो इस तरह से एम्पियर ने दूसरे शास्त्रज्ञों को भी एक प्रेरणा दी और एक बड़ा काम उन्होंने ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कर दिखाया। तो इन्हीं के नाम के सम्मान में आज भी करंट जो है, करंट का एसआई यूनिट को एम्पियर, ये एकांक और यूनिट दिया गया है। उन्होंने आंद्रे मारिया एम्पियर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने रसायन शास्त्र में भी, मतलब केमिस्ट्री में भी बहुत रुचि ली। उन्होंने बताया कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन एक एलिमेंट, हाइड्रोजन फ्लोराइड तब एक संयुग मिलता था, तो किसी को भी ये पता नहीं था कि फ्लोरीन उससे अलग किया जा सकता है। तो एम्पियर ने ये पहला रिकमेंड किया कि हाइड्रोजन फ्लोराइड से फ्लोरीन ये एलिमेंट अलग किया जा सकता है और इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड से हम कर सकते हैं। और आज कुछ सालों के बाद शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने ये उनका रिकमेंडेशन सुना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके उनको वो उपलब्धि प्राप्त हुई। तो आज फ्लोरीन का जो उपयोग है, हम न्यूक्लियर पावर में करते हैं, मेडिकल एप्लीकेशंस में करते हैं, प्लास्टिक में करते हैं। तो इस तरह एम्पियर ने केमिस्ट्री में भी बहुत रुचि ली और उसमें एक अच्छा संशोधन फ्लोरीन के बारे में किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पहले सिद्धांत, मतलब एक प्रपोज किया आइडिया। वो जानते थे कि वायर में जब विद्युत प्रवाह होता है तो कुछ ऐसे अदृश्य कण होते हैं जिसकी वजह से ये विद्युत प्रवाह होता है। तो उन्होंने एक वो कण अदृश्य होते हैं ऐसा लिखा और उनको एक संज्ञा दी, और आगे चल के ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो पहले सिद्धांत है, जिसकी मांडनी इनके द्वारा ही हुई है। उन्होंने पीरियोडिक टेबल भी प्रपोज की है। तब जो भी मतलब एलिमेंट मिले थे, उन्होंने एलिमेंट, केमिकल जो एलिमेंट थे वो उनको कलेक्ट करके एक पीरियोडिक टेबल बनाया था। आगे चल के दिमित्री मेंडेलीव, ये शास्त्रज्ञ ने उनके रिसर्च के बेसिस पे एक नया और एक अचूक ऐसा पीरियोडिक टेबल बनाया मेंडेलीव ने। तो मेंडेलीव का जो मॉडिफिकेशन है उन्होंने किया, वो एक स्टैंडर्ड माना जाता है। बट पहले जो टेबल प्रपोज किया करने का काम, ये काम एम्पियर ने किया था। तो इस तरह से उनको जो भी ज्ञान था उन्होंने जगत के सामने रखा और उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन बाद में होते रहे और लोगों ने भी माना कि एम्पियर ने जो भी रिसर्च किया है
वो जगत के काम का है और प्रैक्टिकल है, उनको हम उपयोग में लाके बड़ी बड़ी वस्तुएं बना सकते हैं। इनकी जो ये जो शास्त्रज्ञ हैं, इनकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही। उनकी एम्पियर की 2 शादी हो गई, तो पर्सनल लाइफ में उनको उतना ज़्यादा खुशी नहीं मिल पाई। पहली जो बीवी थी कैथरीन कैरॉन, उनकी शादी के बाद 4 या 5 साल में ही मृत्यु हो गई। एम्पियर ने दूसरी भी शादी की, मगर 1805 में उन्होंने दूसरी शादी की, मगर वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। सो 1806 में उनका डिवोर्स हो गया। एट द एज ऑफ 61 उनको न्यूमोनिया हुआ और उनको फिर वो ज़्यादा दिन रह नहीं पाए। वो न्यूमोनिया की वजह से उनकी बॉडी और पूरा शरीर अच्छा नहीं रख पाए और उनकी डेथ हो गई। उनकी बॉडी फ्रांस में ही एक कब्रिस्तान है मॉनमार्त्रे, तो वहाँ दफनाई गई। और उनके बाद उनके जो भी बच्चे थे उनको भी वहीं दफनाया गया। इस तरह से एक बड़े साइंटिस्ट का, एक बड़े वैज्ञानिक का अंत होता है। और हम ऐसे वैज्ञानिक को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने बड़े बड़े रिसर्च किए, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन और बहुत सारी कामयाबी उन्होंने पाई थी। उनको हम सैल्यूट करते हैं, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू।